हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अति महत्वपूर्ण दो नंबर के प्रश्न। तो हम भूगोल के साथ ही राजनीति, इतिहास और अर्थशास्त्र के भी दो नंबर के प्रश्नों को तैयार करेंगे। मतलब सामाजिक विज्ञान की जो आपकी चारों बुक्स है उन चारों के ही दो नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके साथ 3 और 4 नंबर के प्रश्न भी तैयार करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला उपाय है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें और दूसरा है विकास की अंधाधुंध दौड़ से बचा जाए। इसके बाद दूसरा है भूमि निम्नीकरण का कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला कारण है वनों का अत्यधिक विनाश और दूसरा है अत्यधिक खनन कार्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला उपाय हम लिखेंगे पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना और दूसरा है वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। इसके बाद अगला प्रश्न है, काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला हम लिखेंगे कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है और दूसरी विशेषता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना के तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता है मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है और दूसरी है मृदा अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। इसके बाद अगला है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न कोई 2 समस्याएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहली समस्या प्राकृतिक संतुलन की हानि और दूसरी संसाधनों के अति दोहन से जल संकट उत्पन्न होता है। इसके बाद अगला है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। तो यह इसका उत्तर होगा, सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही वर्तमान विकास की प्रक्रिया हो और जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, मतलब उनकी आवश्यकता के साथ कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है, बहते हुए जल, पवन व हिमानी द्वारा मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए। तो इसका उत्तर होगा, पहला नियम है वन्य जीव के आवास को कानूनी संरक्षण दिया गया और दूसरा है शिकार पर तथा व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, आरक्षित वनों से तात्पर्य है ऐसे वन क्षेत्रों से जो सरकार या अन्य संबंधित संगठन द्वारा वन्य जीव के संरक्षण और संवर्धन के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में आता है प्रश्न, तो इतना ही उत्तर हमें लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में झूमिंग एक आदिम जीविका खेती क्यों है। तो इसका उत्तर है, उत्तरी पूर्वी राज्यों के पहाड़ी इलाकों में आदिम उपकरणों का उपयोग करके झूमिंग का अभ्यास किया जाता है और यह केवल स्वयं उपभोग के लिए है। इसके बाद अगला है, काटो और जलाओ कृषि केवल भारत में ही की जाती है, आप इस बात से सहमत है। तो इसका उत्तर होगा, नहीं, यह अन्य देशों जैसे ब्राजील, मेक्सिको, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका आदि देशों में भी प्रचलित है। इसके बाद अगला है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है, स्थान बदल कर कृषि करना स्थानांतरित कृषि कहलाती है। पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में रबी फसलों की सफलता के 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला है
पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों के दौरान वर्षा की उपलब्धता, और दूसरा है हरित क्रांति का सफल कार्यान्वयन जिसके कारण उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की सफल फसलें हुई। अगला है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पहली विशेषता है भूमि के छोटे भूभाग पर की जाती है, और दूसरी आदिम कृषि में पुराने औजारों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रोपण कृषि की दो विशेषताएं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पहली विशेषता लिखेंगे इस कृषि का क्षेत्र लंबा चौड़ा होता है, व्यापक क्षेत्र में की जाती है, और दूसरा इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता तथा अधिक श्रम की भी जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है। तो इसका उत्तर है भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें निम्न हैं: कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। ठीक है, ये 4 रेशेदार फसलें हैं। तो यही नाम तक लिखेंगे जब 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा तो। इसके बाद है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहते हैं। इसका कारण है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला, ठीक है, यहाँ पे आएगा चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहते हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा हरित क्रांति की शुरुआत 1960 और 1970 के दशक में हुई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उपज को बढ़ाना। ठीक है, इतना ही हम लिखेंगे 2 नंबर के आंसर में। इसके बाद है श्वेत क्रांति से क्या आशय। तो इसका उत्तर होगा श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं की शुरुआत दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई। उत्तम नस्ल के अधिक दुग्ध देने वाले पशुओं पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार है। तो सबसे पहला कृषि आधारित उद्योग और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग, इन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास। ठीक है, तो यह उत्तर है इसका। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, इन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग में हम लिखेंगे जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा। और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। उदाहरण चीनी उद्योग, दंतमंजन, कागज, पंखे आदि। इसके बाद एक खनिज आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। ठीक है, खनिज आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो हम 2 उद्योगों के नाम लिख सकते हैं, पहला लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा है सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इसके द्वारा बढ़ते भूमि जल, ठीक है, यहाँ कॉमा लगेगा, भूमि जल वायु तथा पर्यावरण प्रदूषण को, ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदूषण को नकारा नहीं जा सकता। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यह औद्योगिक प्रदूषण है। उद्योगों से जो प्रदूषण हो रहा है वो औद्योगिक प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सूचना प्रौद्योगिकी वह शाखा या क्षेत्र है जो जानकारी, डेटा और सूचना को संबंधित, संगठित, संज्ञान, संचित, प्रसारित और उपयोग करने के लिए तकनीकी और तांत्रिक समाधानों का अध्ययन करता है। इसमें विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाएं, संबंधित उपकरण और सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं जो सूचना को प्रबंधित और संसाधित करने में मदद करते हैं। ठीक है, यह सूचना प्रौद्योगिकी वाला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने भूगोल विषय के 2-2 नंबर के सारे प्रश्न देख लें जो कि अति महत्वपूर्ण है। आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए आपको इनको तैयार कर लेना चाहिए। यदि आपको इसके अलावा भी कोई प्रश्न चाहिए या इसके अलावा भी कुछ सामाजिक विज्ञान के लिए कुछ तैयारी करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी चैनल पर हो रही है, तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।